हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ सर्कुलेशन। तो बच्चों, अब हम लोग आज जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, मैं हमेशा डायरेक्टली मुद्दे पे आता हूँ, आप समझ गए होंगे तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। पिछले आर्टिकल का ही कनेक्टिंग पार्ट है, ब्लड ग्रुप्स का ही कनेक्टिंग पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम पूरा पढ़ा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स पढ़ा, सब सिखाया मैंने। उसमें कैसे एंटीजन, एंटीबॉडी, उनके जीनोटाइप सब बताया। अब वो जो आरएच सिस्टम था ना बेटा, अब उससे रिलेटेड एक बीमारी है, और मैंने तब भी सिखाया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप में नेगेटिव का पॉजिटिव को चल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव का नेगेटिव को आप नहीं दे पाएंगे। और यहां पर ऐसी कोई गड़बड़ हुई है, उस बीमारी का नाम मैं लिख देता हूं और फटाफट उसके बारे में पढ़ लेते। ज्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन ये छोटा आर्टिकल ही बहुत लोगों की बैंड बजा के निकल जाता है बेटा। ठीक है, चलिए। तो बीमारी को जनरली हम लोग पहले लिखते हैं लाइक आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब आरएच ब्लड ग्रुप में कुछ मामला जमा नहीं दो लोगों के बीच में, और वहां पे किसी एक की डेथ हो रही है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज, कई सारे नाम है इसके, फटाफट लिखता हूं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एक और नाम है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। दैट्स HDN। ओके, चलो नाम पे ध्यान दो। पहले मैंने बताया आपको आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, आरएच ब्लड ग्रुपिंग के हिसाब से थोड़ी गड़बड़ हुई है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, पहले इस शब्द पे फोकस करो। फिटालिस, फीटस, मतलब सर ये अब बच्चा बस ऐसा समझ लो कि बॉर्न होने वाला था और उसके पहले कुछ गड़बड़ होगी, मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसके इरिथ्रोसाइट ब्लास्ट हो रहे हैं, राइट, और उसके वजह से उसकी डेथ होने के चांसेस पूरे हो गए। मतलब ब्लड ग्रुपिंग में ऐसा कोई मामला उलझा जिसके वजह से बच्चे के इरिथ्रोसाइट ब्लास्ट हो रहे, और इतने सारे इरिथ्रोसाइट मतलब उसके आरबीसी बर्स्ट हो गए, जिससे उसके बॉडी में सीवियर एनीमिया, क्योंकि अगर आरबीसी बर्स्ट होगा तो हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय होगा, हीमोग्लोबिन की कमतरता से एनीमिया होगा, और एनीमिया के बाद हीमोग्लोबिन जब डिस्ट्रॉय होते तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है बिलीरुबिन, तो सीवियर एनीमिया और सीवियर जॉइंटिस होगा। बच्चे के बचने के चांसेस बहुत कम होते, डेथ रेट ज्यादा हो जाता है इसमें। देखो लेना, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बेबी है, हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, हिम बोले तो यहां पे आरबीसी को कनेक्ट करना है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। बताओ सर ऐसा हुआ क्या है? कुछ नहीं बेटा, मां का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव था और जो बच्चा पैदा हुआ उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव था। यहां डिफरेंस हो गया और यहां से गड़बड़ पैदा होना शुरू हो गई। चलिए पूरी कहानी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, पूरा फोकस आप लोग यहां करेंगे। तो सबसे पहली चीज बेटा, जो फादर है, पूरे केस में हर चीज फिक्स रहेंगी, कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। तो जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप समथिंग आरएच पॉजिटिव है, मतलब फिर वो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, पता नहीं, ठीक है। और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, ठीक है। फिर वो ए नेगेटिव है क्या, बी नेगेटिव है क्या, ओ नेगेटिव है कि ओ बी नेगेटिव है, वो ए बी नेगेटिव है, कुछ लेने देने नहीं। अब सर बच्चे का ब्लड ग्रुप, बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो हमेशा ऐसा माना जाता है कि इन 90% केसेस बाप की तरफ जाता है, मतलब फादर के जीन्स थोड़े डोमिनेटिंग जीन्स माना जाते हैं इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। सर ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा, मैंने क्या कहा, डोमिनेंट माना जाता है, 100% ऐसा होगा नहीं बोला। तो इन दोनों का जो पहला बच्चा होगा, अब कभी भी हो दो इनका बच्चा, इनकी मर्जी, अपने क्या लेने देना है, हम तो डॉक्टर है, हम लोग बस एनालाइज करेंगे। इन दोनों का जो पहला बच्चा होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उसका ब्लड ग्रुप बाप पे गया है, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ये होता है। अब तुम एनालाइज कर लो कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है और तुम्हारे फादर का ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि 90% केसेस में ऐसा होता है, 10% चेंज भी हो सकता है, मां के ऊपर भी ब्लड ग्रुप जा सकता है, ठीक है। सर अब क्या, पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, पहला बच्चा डिलीवर हुआ, एकदम नॉर्मल है, हेल्दी है, उसको कुछ नहीं हुआ। सर आप बोले थे बच्चा मरेगा, अभी इतनी क्या गड़बड़े मार रही, थोड़ा सब्र तो कर, बच्चा भी पैदा हुआ है। पहले बच्चे को कुछ नहीं होगा। सर कैसे?
ये बच्चा मां के पेट में, अपन जो बोलते हैं मदर्स वूम्ब, अंदर था, बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, मां का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, और बच्चे और मां के बीच में तो बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होती रहती है अंदर के अंदर ही। मां की तरफ से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे की तरफ जाते हैं, बच्चे की तरफ से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट मां की तरफ आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मां और बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है, वहां पे एक दीवार भी थी। वो दीवार थी सिलेक्टिवली परमिएबल। वो दीवार में से किसको आर पार जाना है वो सिलेक्टिवली, मतलब चूज कर करके, चुन चुन करके भेजते थे। और वो दीवार का नाम होता है बेटा प्लासेंटा। ये नाम भले ही अगर आप पहली बार भी सुन रहे होंगे तो आप इसको याद रख लिए, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, मतलब अगेन एंड 12th की एनसीईआरटी बुक, उसका पहला यूनिट नंबर 6, उसमें चैप्टर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये जो प्लासेंटा है, एक तरह से मां और बच्चे के बीच का कनेक्शन होता है। मतलब मान लो ये मां की साइड और ये बच्चे की साइड, इन दोनों का कनेक्शन, ये मदर की साइड, ये बच्चे की साइड। लेकिन ये जो कनेक्शन बनता है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। मां की कोई भी चीज डायरेक्टली बच्चे तक नहीं जा सकती, और बच्चे की भी कोई भी चीज मां तक डायरेक्टली नहीं जा सकती। ये एकदम फिल्टर करके चुन चुन के भेजेंगे। तो प्लासेंटा इज समथिंग एक्ट्स एज अ बैरियर विच प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन फीटस एंड मदर। तो मां और बच्चे का ब्लड मिक्स नहीं होने देगा, बिकॉज दे एक्ट एज अ बैरियर, दीवार की तरह खड़ा हुआ है। लेकिन ये दीवार में से ऐसा नहीं कि बाकी चीजें नहीं जाती, जाती है, चुन चुन के जाती कि कौन सी चीजें भेजनी है और कौन सी चीजें नहीं भेजनी। तो पहला बच्चा और मां बिल्कुल हेल्दी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर फर्क कब पड़ेगा, ये बीमारी कब होगी? दूसरे बच्चे के तौर। मतलब सर, पहला बच्चा जब डिलीवर हुआ, मां और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, नाल बोलते हैं ना, पेट अम्बिलिकस से निकलती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, लाइक रिबन, जैसे किसी शोरूम का इनॉग्रेशन करे, कट कर देते, कट, तालिया, बच्चा आ गया बाहर। बच्चा बाहर आने के बाद उसकी नाल कट करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, और उस अम्बिलिकल कॉर्ड में बच्चे का खून रहता है RH पॉजिटिव। उस दौरान सिर्फ थोड़ी सी गलती क्या होती है डॉक्टर्स की, जब कट करते हैं तो बच्चे के वो अम्बिलिकल कॉर्ड से 2-4 बूंद मां के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और उसी दौरान मां एक्सपोज होती है RH पॉजिटिव ब्लड से। मां एक्सपोज किससे हो जाती है बेटा? RH पॉजिटिव ब्लड से। तो मतलब ये बात चल रही है आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चा जब बाहर आ गया, बच्चा जब तक अंदर था तब तक प्लासेंटा ने तो चलने नहीं दिया। अब बच्चा बाहर आ गया तो जैसे ही कट किए तो उसके 2-4 बूंद मां के बॉडी के अंदर चले गए। तो इसके 2-4 बूंद गए ना RH पॉजिटिव के RH नेगेटिव में। अच्छा है 2-4 बूंद गए थे, इसलिए मां ज्यादा खतरे में नहीं आई। लेकिन मां का इम्यून सिस्टम एक्सपोज हो चुका था RH पॉजिटिव एंटीजन से, RH एंटीजन से। मां का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, आपने उसको 2 बूंद RH पॉजिटिव दे दिया, मतलब आपने क्या सप्लाई कर दिया? RH एंटीजन सप्लाई कर दिया बच्चों। आपने जब एंटीजन सप्लाई किया तो मां का डिफेंस मैकेनिज्म अचानक से एक्टिव हो गया, और एक्टिव होके उस RH एंटीजन के खिलाफ वो लोग क्या बनाने लग गए? एंटीबॉडीज। क्या बनने लगे? एंटीबॉडीज। अब वो एंटीबॉडीज मदर के बॉडी में स्टोर थी, और ये एंटीबॉडीज की जो लाइफ होती है ना बेटा, 20-20 साल तक स्टोर रहते, बहुत लंबा लाइफ स्पैन होता है, जल्दी जाते नहीं। तो मतलब हुआ क्या सर, जब ये ब्लड से मां एक्सपोज हुई तो मां ने इस ब्लड के खिलाफ क्या बना दी? फॉर्म्स RH एंटीबॉडीज। मतलब वो जो RH एंटीजन था उसके खिलाफ क्या बना दी? RH एंटीबॉडीज, और उसके बॉडी में स्टोर रह गई। तो सर मां की बॉडी में कोई रिएक्शन देखने को मिली क्या हमको? मतलब जैसे बच्चा पैदा हो गया तो मां को कुछ झटके वटके आ गए, कुछ नहीं हुआ। ये सब इंटरनल रिएक्शन है, हम बता रहे कि अंदर ऐसा हुआ होगा और ऐसे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। चलो बच्चा डिलीवर हो गया, हेल्दी है, मां भी हेल्दी है, और बाप को तो वैसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका काम बहुत पहले ही हो चुका था, क्योंकि अब सिर्फ मां और बच्चे के बीच में बात चल रही है, ठीक है। अब सर बात आती है दूसरे बच्चे की। सर इन दोनों का दूसरा बच्चा कब होगा? हमको नहीं पता, वो उनकी मर्जी है। सर 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद, कितने भी साल के बाद हम दो, क्योंकि एंटीबॉडीज की लाइफ स्पैन बहुत लंबी है। अब इनका जो दूसरा बच्चा आएगा, सेकेंड बेबी, ठीक है, मतलब ऐसा बोलते हैं कंसेक्यूटिव बेबी, इनके बाद अब सेकंड आन दो, थर्ड आन दो, फोर्थ आन दो, फिफ्थ आन दो। इसके बाद जो भी बच्चा आएगा, अगर उसका भी ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव रहा
ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप डोमिनेंटली बाप की तरफ जाते हैं, 90% केसेस में होता है, 10% मां की तरफ भी आ सकते हैं। हम अभी सब ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो 90% मेजॉरिटी में होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर दूसरे बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव निकला, ये खतरे में है और इसके मरने के चांसेस पूरे हैं। कैसे क्या? इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मतलब इसके पास क्या है? एंटीजन, और मां के पास क्या है? एंटीबॉडीज। अब पूरे 9 महीनों में ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी संपर्क में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे सर। और मां से बच्चे की तरफ और बच्चे से मां की तरफ हमेशा एक्सचेंज चलता रहता है। तो भैया ये एंटीबॉडीज आ गए इधर। सर वो प्लासेंटा कुछ नहीं कर रहा है कि बीच में दीवार बन के खड़ा है, वो कुछ नहीं कर सकता बेटा। क्या होता है? क्योंकि ये जो प्लासेंटा है ना बेटा, वो सिर्फ एंटीजन को रोक सकता है, एंटीबॉडीज को नहीं। तो मां के बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी थी वो दूसरे बेबी में गई। अब दूसरा बेबी जब डिलीवर हो रहा था तब इनके बीच में रिएक्शन हो गई, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और दूसरा बेबी जब तक डिलीवर होते 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 डॉक्टर के हाथ में आता है तब तक उसकी हालत अधमरी हो जाती। क्यों पता है? क्योंकि एंटीबॉडीज ने आके एंटीजन के साथ रिएक्शन कर लिया। एंटीजन के साथ जब रिएक्शन हो गया तो बच्चे के सारे आरबीसी फटाफट क्या हो गए? बस्ट। अब इतने तेजी से आरबीसी बस्ट हुए कि बच्चे के बॉडी में 2 चीजें हो गई। हीमोग्लोबिन की कमतरता से क्या हो गया? सीवियर एनीमिया। सीवियर एनीमिया। और हीमोग्लोबिन इतना रैपिडली डिस्ट्रॉय हुआ कि उससे बिलीरुबिन का परसेंटेज भी बढ़ गया। बिलीरुबिन बहुत पॉइजनस होता है बेटा, तो सीवियर जॉइंटिस। राइट, 2 चीजें हो गई। अब बच्चा पूरा हरा नीला पड़ गया, जिसे हम बोलेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। सर बच्चा हरा नीला क्यों पड़ रहा है? मैं आपको एक चीज हमेशा समझा के रखता हूं, जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमतरता होगी तो वो चीजें हरी नीली पड़ती है। जैसे आपको यहां कुछ मार लग गया और पूरा हरा नीला हो गया, तो बेटा उतने पार्ट में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? नहीं बेटा, ब्लू बेबी क्यों बोला है कि बच्चा पूरा नीला नीला पड़ रहा था? क्योंकि उसके बॉडी में सारे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और आरबीसी का काम था ऑक्सीजन सप्लाई करना। आरबीसी नहीं है तो कौन सप्लाई करेगा? धीरे धीरे सारे सेल्स हरे नीले पड़ते जाएंगे और बच्चा डेथ की तरफ बढ़ता जाएगा। इस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है कि उसका तुरंत ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करो और उसको नया ब्लड दो और पुराना ब्लड सब बाहर निकालो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमरजेंसी में, और बेटा इतनी इमरजेंसी होती है कि बहुत मुश्किल होता है बचाने के लिए। तो दूसरे बच्चे का मरना ऑलमोस्ट डेथ। ठीक है सर, दूसरा बच्चा इसलिए मरा क्योंकि वो RH पॉजिटिव था और यहां से एंटीबॉडीज आई। अगर दूसरा बच्चा RH नेगेटिव होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। अगर ये नेगेटिव होता तो यहां कोई एंटीजन नहीं होता, और यहां से अगर एंटीबॉडी आ भी जाती तो क्या उखाड़ लेती हमारा? क्योंकि यहां पर कोई एंटीजन है ही नहीं, रिएक्शन होती ही नहीं। राइट, तो यहां पे बात समझी। अगर दूसरा बच्चा पॉजिटिव है, अब इसके बाद के जितने भी बच्चे अगर पॉजिटिव आएंगे सबके मरने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मां के बॉडी में क्या भरमाड़े? एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, अगेंस्ट द RH एंटीजन। समझ रहे हो? पहले के जमाने में जो डिलीवरीज थी ना वो घर में हो जाया करती थी, क्योंकि पहले मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं थे। आज भी गांव खेड़ों में, रूरल प्लेसेस में ऐसा हो जाता है, क्योंकि घर में डिलीवरी कर लेते हैं, हॉस्पिटल जाने तक का समय नहीं होता है। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि पहला बच्चा अच्छा था, लेकिन उसके बाद के जितने भी बच्चे आए मरते जा रहे हैं। गांव के लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्यों मर रहे, और मां को दोष देते जाते कि ये डायन है, इसने बच्चों को खा लिया, मार दिया, ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। बेटा आप समझ रहे हो मेरी बात को? मां की कोई गलती नहीं थी, ये RH इनकम्पेटिबिलिटी का केस था। आपको सिर्फ सिंपल एक ब्लड चेकअप कराना था, मां का ब्लड देखना था, बाप का ब्लड देखना था। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो फिर ये केसेस होने के ज्यादातर चांसेस है, 90%। तभी समझ में आया था। आजकल तो हम लोग जो मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया बेटा, तो ऐसे केसेस मिलते नहीं है। सर मुझे एक चीज बताइए, अगर बाप पॉजिटिव है और मां नेगेटिव है और उनका पहला बच्चा पॉजिटिव निकला, तो वो लोग दूसरा बच्चा पैदा ना करें? ऐसा कोई रूल है? क्योंकि बेटा दूसरा बच्चा अगर गलती से भी पॉजिटिव निकला तो उसका मरना तय है, और ये रिस्क हम क्यों लें? मेडिकल साइंस में कुछ तो भी इसका इलाज निकला होगा ना सर, कि वो लोग दूसरा बच्चा पैदा कर सके और वो भी हेल्दी रहे और ऐसी कोई रिएक्शन ना हो। सर हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसी मेडिसिन, ऐसा इंजेक्शन देना चाहिए कि मां के बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो खत्म हो जाए, ताकि दूसरे बच्चे में कोई रिएक्शन ना हो। हाँ ये कर सकते हैं सर हम। तो बेटा जब भी पहला बच्चा डिलीवर होता है तो पहले उसका ब्लड निकाल के ब्लड ग्रुप देखने के लिए भेजते, तुरंत 2 घंटे में उसका ब्लड चेकअप होकर ब्लड ग्रुप आ जाता है।
फिर मां का ब्लड ग्रुप देखते, अरे मां तो नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, डॉक्टर फाइल पे लिख देता RH इनकम्पेटिबिलिटी, और तुरंत डॉक्टर उसी समय, उसी 48 से 72 आवर्स के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर ये मां को पहली डिलीवरी के बाद ही इंजेक्शन दे देगा, ताकि उसके बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज बन रहे थे वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ताकि दूसरा बच्चा वो कभी भी जिंदगी में प्लान करे तो उनको कोई रिएक्शन ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो सर क्या आप मुझे उस इंजेक्शन का नाम बता सकते हो? सर यहां तो हमको ऐसा लग रहा है कि शादी करते समय कुंडली नहीं देखनी चाहिए, ब्लड ग्रुप्स देखने चाहिए, क्योंकि दूसरे बच्चे के बारे में भी सोच रहा है। करेक्ट है बेटा, मेडिकल स्टूडेंट्स तो सभी देखते, कुंडली भी देखते, ब्लड ग्रुप्स भी देखते। अगर आपकी शादी एक तो पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव, अब जो भी, लड़का है लड़की है आप देख लो, अगर लड़का है तो वो इनके बारे में सोचेंगे, लड़की है तो वो इनके बारे में सोचेंगे। इसका इलाज बहुत सिंपल है, आप इंजेक्शन का नाम पे लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ कुम्स सीरम और anti-RH एंटीबॉडीज। देखो बेटा ध्यान से, एंटी मींस अगेंस्ट और RH एंटीबॉडीज के अगेंस्ट, मतलब ये जो एंटीबॉडीज बनी उसके अगेंस्ट, और उसका दूसरा नाम है कुम्स सीरम। ये कब देना है? विदिन 48 to 72 आवर्स आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। अरे हां, देना किसको है? बच्चे को नहीं दे देना, मां को देना है, मां की बॉडी में बन रहा है। नहीं तो विद इन 48 to 70 आवर्स आफ्टर डिलीवरी लिखा था सर ने, बच्चे को दे दो, मां को देना है। और जनरली जब क्या होता है, इनका जब भी दूसरा बच्चा आता है और वो डिलीवरी के नजदीक आता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी के नजदीक होते हैं, 9 महीने कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, डिलीवरी के नजदीक ही कॉम्प्लिकेशन होते, तो डॉक्टर क्या करता है, डिलीवरी से पहले एक और बूस्टर डोज दे देता है कि भैया इनका केस पहला ऐसा था। सर मेरे को एक चीज बताओ, डॉक्टर को इतना याद रहता क्या? और मान लो कि पहली डिलीवरी मायके में हुई और दूसरी डिलीवरी ससुराल में हो रही है, किसको याद रहेगा? इसलिए तो मैंने क्या था, डॉक्टर क्या करता है, पहली फाइल के ऊपर लिख देता है RH इनकम्पेटिबिलिटी केस, वो लिख देता है सीधा, राइट। और दूसरा डॉक्टर इतना बेवकूफ नहीं रहता, वो भी पहले इंक्वायरी कर लेता है कि भैया तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारे को पहले कोई बच्चा हुआ है क्या, फिर वो पूछता उसका ब्लड ग्रुप क्या था, उसके दिमाग में वो साइकिल चलती रहती है कि गलती से ये केस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की डिलीवरी के पहले अगर मैंने ये इंजेक्शन नहीं लगाया होगा, अब उसने क्या होता है, पहली डिलीवरी के बाद इंजेक्शन दिया कि नहीं दिया हमको नहीं पता। अब केस मेरे पास आया, पहले डॉक्टर ने ठीक से काम किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दूसरे बच्चे की जानकारी नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूं, दूसरी डिलीवरी से पहले भी एक इंजेक्शन दे देता हूं, बूस्टर डोज बोल के, भाई दे दो, राइट, रिस्क नहीं लेंगे। अगर पहले वाले ने भी दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो मैं भी एक दे के रखता, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, बच्चे की जान तो बच जाएगी। तो यहां तक किस्सा समझ में आया। तो इनके अब जितने भी बच्चे रहेंगे आगे, अगर वो पॉजिटिव होते गए और मां नेगेटिव रही, तो हर डिलीवरी के बाद उसको ये इंजेक्शन देना पड़ेगा, हर डिलीवरी के बाद उसको ये इंजेक्शन देना पड़ेगा, ताकि आगे कोई गड़बड़ ना हो। बच्चों समझ में आ गई बात? क्लियर है यहां तक? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो आपके दिमाग को हिला के रखेगा। पूछूं? चलिए पूछ लेते सर, आप मानने वाले तो है नहीं, पूछ के ही रहेंगे। मुझे एक बताओ, दूसरा बच्चा पूरे 9 महीने में नहीं मरा और डिलीवरी के दौरान ही क्यों मरा? क्या पूरे 9 महीने में ये एंटीबॉडीज कभी नीचे आई नहीं बच्चे के पास? सर वो तो 9 महीने में पता नहीं कितनी बार आई होंगी, क्योंकि मां और बच्चे के बीच में लेन देन चलता रहता है और एंटीबॉडीज प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो पूरे 9 महीने में पता नहीं n नंबर ऑफ टाइम्स ये एंटीबॉडी नीचे आई, लेकिन दूसरा बच्चा सिर्फ डिलीवरी के दौरान ही मरा। स्टार्टिंग में पहले महीने में क्यों नहीं मर गया बच्चा? सोचने वाली बात थी यार सर। और पहला बच्चा भी वैसी, पूरे 9 महीने में कुछ नहीं हुआ यार, बाद में एंटीबॉडी, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। समझने वाली बात यह है कि अगर ये एंटीबॉडीज 9 महीने चक्कर काट रही थी तो क्या एंटीजन था वहां पे 9 महीने? नहीं, एंटीबॉडीज कितने बार भी आए, रिएक्शन तभी होंगी जब एंटीजन अवेलेबल होगा ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आपको एक डिटेल नॉलेज दे देता हूं बेटा, आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड ही होता है जस्ट बिफोर द डिलीवरी। तेरा ब्लड ग्रुप मेरा ब्लड ग्रुप कब डिसाइड हुआ? डिलीवरी होने से पहले। अब तेरी डिलीवरी जब भी हुई, 9वें महीने में, 8वें महीने में, 7वें, क्योंकि कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो जाती, 7वें महीने में पैदा हो गया, कोई पूरे 9 महीने के बाद पैदा हुआ, फुल टर्म डिलीवरी बोलते हैं। ये सब पढ़ेंगे अपन, आगे सिलेबस में आएगा बेटा।
तो मेरा कहने का क्या मतलब था बच्चों, आपको पता है कि जब डिलीवरी प्रोसेस शुरू होती है उस समय आपके बॉडी में जो आरबीसी है उसके ऊपर एंटीजन आके सेटल होते हैं। एंटीजन्स बनना 7वें महीने से शुरू हो जाते हैं कि समझो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो ए एंटीजन और आरएच एंटीजन बनना शुरू हो गए थे। लेकिन जैसी डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होती तब वो आरबीसी के सरफेस पे आके सेटल्ड होते और जैसे ही सेटल्ड होते उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो आर ब्लड ग्रुप्स आर डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये हमेशा याद रखना। इसलिए ये बच्चा भी डिलीवरी के टाइम ही कॉम्प्लिकेशन में है, उसके पहले कुछ नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये था एक बीमारी RH इनकम्पेटिबिलिटी, और इसमें जहां पर भी प्लस माइनस प्लस लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। अगर आप एक भी चीज रिवर्स करके देखते हो तो ये बीमारी नहीं होगी। सोच, रिवर्स कर, चल कर। बाप नेगेटिव है, मां पॉजिटिव है। अब अगर पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप बाप पर भी गया तो पहला बच्चा नेगेटिव, और यहां से कोई चीज ऊपर भी गई, फर्क क्या पड़ेगा? नेगेटिव बोले तो नो एंटीजन, और ये चीज ऊपर भी जाती है और मां के पास तो ऑलरेडी एंटीजन था, तो मां कोई एंटीबॉडी बनाएंगे नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब था आप कुछ भी चीज रिवर्स करके देख लो, ये बीमारी नहीं होती, ये बीमारी के लिए ये चीज चल बच्चा पॉजिटिव है, मां के ऊपर गया, अब ये चीज भी अगर ऊपर जाती है, मां भी पॉजिटिव बच्चा भी पॉजिटिव, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि मां के पास एंटीजन है। मां के बॉडी में एंटीबॉडी तभी बनेगी जब मां क्या रहेंगी? नेगेटिव, और बच्चा क्या रहेगा? पॉजिटिव। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ये आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं बच्चों आपको? कि क्वेश्चन आपको ये आ सकते हैं कि भैया ऐसा कौन सा कपल है जिनके दूसरे बच्चे में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है? अ कपल मैरिड एंड उसके दूसरे बच्चे में कॉम्प्लिकेशन, तो याद रखना मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव, मेल पॉजिटिव फीमेल नेगेटिव। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया छोटा सा आर्टिकल हमारा खत्म, RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसको समझने से पहले आप मेरा ब्लड ग्रुप वाला लेक्चर पूरा देखना, फिर इसको देखना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। चलिए, मेरे बच्चे बहुत होशियार है, मैं जानता हूं, ये सब समझ में आ चुका होगा। कुछ अगर डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी। ओके, चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सर्कुलेशन। तब तक के लिए बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।